मैंने बच्चों तो स्टार्ट करें हम लोग लास्ट चैप्टर जिसका नाम है 38 में क्या है संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट हुआ है कितनी बार हुआ है कौन कौन सा हुआ क्या क्या हुआ है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है 38 चैप्टर। पहला संशोधन पढ़ते हैं। पहला संशोधन किया गया 1951 यानी कि 1951 में किया गया था। इसमें क्या किया गया है, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आपको पता होगा कि जो मुख्य संविधान है उसमें क्या है 8 अनुसूची ही, लेकिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1951 में जोड़ा गया। याद रखना पहला संशोधन 1951 1951 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। साथ में यह भी लिखा गया है उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि जो भी उसके अंतर्गत लिखा गया है, जो भी कानून या नियम कानून लिखा गया है 9वीं अनुसूची में, उसको क्या करते हैं आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जो है वही उसी को मानना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट में जाकर उसके प्रति चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा संशोधन। दूसरा संशोधन हुआ 1952 में, जस्ट एक साल बाद 1952 में हुआ। इसमें क्या करा गया, इसके अंदर लिखा 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं या जो प्रतिनिधि हैं उनको कैसे चुना गया है, तो उनको चुना गया 1951 की जनगणना के आधार पर, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर नहीं चुना जाता है कि कितने पॉपुलेशन, उसके अनुसार हम क्या करते हैं लोकसभा सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का जो सीट निर्धारित होता है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के पूरे भारत के पॉपुलेशन के अनुसार ही व्यवस्थित होता है। तो पहले जो था वो नॉर्मल था, पुराना वाला चलते आ रहा था, लेकिन 1951 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर फिर से कर दिया गया दूसरा संशोधन में। तो वही बोला गया इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यानी कब की जनगणना के अनुसार, 1951 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा संशोधन। तो तीसरा संशोधन हुआ था 2 साल बाद, 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ। इसमें क्या हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची की 83% के स्थान पर खाद्यान्न, पशु के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोक हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण कर सकता है। लोकहित में रहने पर उस पर नियंत्रण कर सकता है। यानी कुल मिलाकर ये बोला गया है जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संवर्धित सूची का जिक्र किया गया, जिसमें क्या है राज्य भी उसको कंट्रोल करता है, सेंट्रल भी कंट्रोल करता है कि नहीं संवर्धित सूची में। तो इसमें बोल रहा है कि संवर्धित सूची में जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि खाद्यान्न, पशुओं की चारा, कच्चा कपास, जूट आदि जो भी है, ठीक है, इसको सेंट्रल कंट्रोल कर सकता है जब वो लोकहित के लिए हो। तो ऐसा नहीं, ऐसे तो क्या होता है दोनों मिल करते हैं, लेकिन एक कंडीशन बनता है कि वो सेंट्रल भी कर सकता है जब लगे कि हाँ चलो लोकहित के लिए है, तो सेंट्रल भी कंट्रोल कर सकता है। ये बोला गया, कहाँ बोला गया, तीसरा संशोधन 1954 में बोला गया। यानी कि 7वीं सूची में दिए गए जो भी चीज़ें हैं जिस पे कंट्रोल दोनों राज्यों का, सरकार दोनों का है, उस पर क्या होगा, सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल होगा। किस कंडीशन में, जब वो लोकहित के लिए सोचा जाएगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, ये बोला गया है तीसरे संशोधन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा संशोधन। चौथा संशोधन क्या बोल रहा है, ये किया गया 1955 में, लगभग 3 साल बाद। इसके दूसरे संशोधन जस्ट 3 साल बाद 1955 में किया गया 1955 में। इसमें क्या किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध परीक्षा नहीं कर सकती है। समझ रहे हो पॉइंट, यानी किसी व्यक्ति का संपत्ति या ज़मीन है, जैसे कि रोड बनता है, आपने सोचो देखो अगर आपके गांव में या आप शहर में हो, तो जैसे आपके यहाँ से रोड निकल रहा है तो आपके वो ज़मीन को सरकार ले सकती है, जो राज्य सरकार है वो ले सकता है। आप उसे हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते, सर मेरा ज़मीन ले लिया, ये तोड़ दिया, ये दे दिया। आप बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो राज्य का ज़मीन है और राज्य सरकार कुछ भी कर सकता है उसके। तो वही बोला गया चौथे संशोधन में, बोला गया कि व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में, यानी लोकहित में बनाया जा रहा है, जो सड़क बनाया जाता है, जो रेलवे बनाया जाता है, लोकहित के लिए है कि नहीं। तो आपकी ज़मीन से होकर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी ज़मीन जाएगा। तो आप ये नहीं कि मेरा ज़मीन हम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। तो वही बोला गया इसके अंदर व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। यानी कि न्यायालय कुछ नहीं करेगा, आप हाई कोर्ट में चले जाओ कुछ नहीं करेगा न्यायालय। समझ आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं छठा संशोधन। छठा संशोधन को 1956 यानी कि 1956 में किया गया था। इसमें क्या करेगा, 7वीं अनुसूची के में संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। देखो क्या गया, 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, संघ सूची के बारे में जिक्र है कि नहीं, संवर्धित सूची के बारे में जिक्र है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि वही 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या करा, संघ सूची में क्या करा, थोड़ा सा चेंजेस करा गया और कुछ क्या लिखा, अंतर्राज्यीय बिक्री, मतलब समझ रहे हो, दो राज्यों को जो बीच में जो बिक्री होगा उस पर सेंट्रल भी टैक्स ले सकता है, ये बोला गया। संघ सूची में क्या करा, चेंजेस कराया गया। पहला तो याद रखना कि छठे में क्या हुआ, तो संघ सूची में चेंजेस कराया गया। दूसरा क्या हुआ कि अंतर्राज्यीय बिक्री कर
की मतलब व्यवस्था करा गया कुल मिलाकर कि दो राज्यों के बीच में अगर क्या हो रहा है, बिक्री हो रहा है, ठीक है, खरीद बिक्री, तो इस पर क्या सेंट्रल टैक्स ले सकती है। ये कहाँ बोला गया, छठा संशोधन बोला गया 1956, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते सातवां संशोधन। सातवां संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में किया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो हुआ था लड़ाई वगैरह तो उसमें बोला गया था भाषा के आधार पर कभी भी हम राज्य का पुनर्गठन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन आ गया कि लास्ट में बनाना पड़ा, तो वही बोला गया सातवां संशोधन में भाषाई आधार पर क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन किया। सिर्फ ये रखना, सातवां संशोधन 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना आपको। नेक्स्ट बोलते हैं आठवां संशोधन। आठवां संशोधन हुआ था 1959 यानी कि 1959 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, इसमें बोला निम्न सदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अंगल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया। मतलब जो आरक्षण दिए गए थे, निम्न सदन मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है, उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है। निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो मतलब लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अंगल भारतीय मतलब जो जो बाहर से आए इंडिया में रह चुके हैं उसको बोलते हैं अंगल भारतीय, ठीक है, उनके लिए क्या सीटों का आरक्षण किया गया था। लेकिन जो आरक्षण था किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं हो कि हमेशा के लिए आरक्षण दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं दिया जाता। तो उसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था और 1970 तक बढ़ा कर दिया गया था। याद रखना 1970 तक बढ़ाया गया, ठीक है। कब, आठवां संशोधन 1959, याद रहेगा। निम्न सदनों में क्या आरक्षण को बढ़ाया गया है 10 साल के लिए 1970 तक, याद रहेगा। अब पढ़ते हैं नौवां संशोधन। नौवां संशोधन क्या हुआ, ये 1960 में हुआ था कि 1960 में किया गया नौवां संशोधन 1960, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। प्रथम अनुसूची क्या था कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है कि नहीं, तो उसी में क्या करा, परिवर्तन करा गया और क्या बोला गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1958 की संधि हुई थी। 1958 में एक संधि हुई था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और क्या करा गया, कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान को हम लोग दे दिए थे। जैसे कि वो जगह का नाम है बेरुवारी खुल्ला, बेरुवारी खुल्ला आदि क्षेत्र को हम क्या पाकिस्तान को दे दिए थे, याद रखना। नौवां संशोधन में उन्होंने क्या करा, प्रथम अनुसूची को चेंज करा। प्रथम अनुसूची क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वो राज्यों के बारे में है, राज्य भारत क्या है, राज्यों का समूह है कि नहीं, मतलब जो बॉर्डर हो गया, राज्य हो गया, जो क्षेत्रफल है सब आता है प्रथम अनुसूची के अंदर ही आता है कि नहीं। तो उसमें तुरंत चेंजेस कराया गया और क्या हुआ, भारत पाकिस्तान की संधि हुआ था 1958 की संधि, उसमें क्या करें, दो जगह को हम क्या पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिए, बेरुवारी और खुलना को, याद रखना। नेक्स्ट बढ़िया 10वां संशोधन। 10वां संशोधन कब हुआ था, तो 1961 को हुआ था, 1961 में हुआ था 10वां संशोधन, ठीक है। इसमें क्या करा गया, ध्यान देना। इसमें बोला है कि भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी कुछ पार्ट जैसे कि पुर्तगाल लोग जहाँ, दादर नगर हवेली ऐसा जगह है जहाँ पुर्तगाली राज किया करते थे, फ्यूचर में मतलब आज़ादी होने से पहले क्या था, पुर्तगाली लोग क्या करते, राज कर रहे थे दादर नगर हवेली में। तो पुर्तगाली लोग भाग गए या हम लोग भगा दिए, हम बोल सकते हैं। दादर नगर हवेली को हम क्या कर लिए, अपने हिस्से में जोड़ लिए, भारत का केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया गया, याद रखना। तो 10वां संशोधन सिंपल याद रखना है, दादर नगर हवेली को, दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, ठीक है, याद रहेगा। अब बढ़ते हैं 11वां संशोधन। देखो 9वां 10वां लग रहा है क्षेत्रफल से रिलेटेड है कि नहीं। 9वां लग रहा है कि हम पाकिस्तान को गिफ्ट दे दिए और 10वां लग रहा है कि पुर्तगाल से हम छीन लिए, ठीक है। ये दोनों याद रहेगा, 9वां 10वां 1960 और 1961, ऐसे याद करना, रिलेट करके याद करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वां संशोधन। इसमें क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल के पद की रिक्तियां के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में आया। इसके अंदर उपराष्ट्रपति निर्वाचन के प्रावधानों का परिवर्तन किया गया, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस कराया गया, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, इसके संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया और उसको करने के लिए क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया 1961 में। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि जो निर्वाचन मंडल के पद की रिक्तियां के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि निर्वाचन मंडल प्रेजेंट नहीं है तो थोड़ी आप क्या वोटिंग करा लोगे या करा लोगे, है कि नहीं। तो उसके आधार पर कोई चैलेंज नहीं कर सकते, निर्वाचन मंडल नहीं है तो ये होगा ऐसे अपना मन से अपन नहीं कर सकते हैं। वही बोल रहा है कि साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तियां के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। याद हो गया, सिंपल याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकते। किस आधार पे, तो निर्वाचन मंडल के पद की रिक्तियां के आधार पे। सिंपल, अगर निर्वाचन मंडल में पद खाली है तो आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के जो भी है उनके चुनाव को क्या कर सकते हो, चुनौती नहीं दे सकते हो। जो निर्वाचन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12वां संशोधन। 1962 में हुआ था, 1962 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, इसमें बोला कि प्रथम अनुसूची में फिर से संशोधन हुआ है।
फिर से आपको याद होना, प्रथम अनुसूची से दिमाग में आएगा, समझना है कि क्षेत्रफल का थोड़ा चेंजेस हो रहा है। इसमें क्या करा गया, इस पर बोला गया कि गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यानी फिर से गोवा भी हमारा क्या था, पार्ट नहीं था, तो गोवा को भी हमने हथियाया है। दमन और दीप को, दो चीज़ याद रखना, गोवा और दमन और दीप, इसको भी क्या करा हमने, केंद्रशासित प्रदेश के रूप में क्या करना, अपने आप में शामिल कर लिया, याद रखना है। तो कौन कौन सा, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 12वां हो गया, तीनों क्या है, प्रथम अनुसूची से रिलेटेड है, याद रखना। 9वां 1960 में, 10वां 1961 में, और जब 12वां हुआ है 1962 में हुआ, याद रहेगा। और तीनों को तीनों क्या है, प्रथम अनुसूची को चेंज कर रहा है। फर्स्ट उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट करा, 2 बेरुवारी और खुलना को दिया, कि इसको पाकिस्तान को दे दिया। 10वां में क्या करा, हमने पुर्तगाल से क्या करा, दादर एवं नगर हवेली को हथिया लिया और उसको केंद्रशासित प्रदेश बना लिया। और यहाँ 12वां सेशन में हमने क्या करा, गोवा, दमन एवं दीव को क्या करा, अपना लिया, है कि नहीं। अब पढ़ते हैं 13वां संशोधन क्या था, 1962 में ही किया गया था। 13वां संशोधन देखना है, 1962 में किया गया। इसमें क्या है, नागालैंड के संबंध में कि विशेष प्रावधान जानकर उसे अपने एक राज्य का दर्जा दिया गया, एक राज्य बनाएगा। नागालैंड पहले नॉर्मल था, किसी साथ एडअप था, लेकिन नागालैंड को क्या करा, विशेष प्रावधान के आधार पर क्या बनाया गया, राज्य का गठन किया गया, उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, याद रखना। नागालैंड को राज्य बनाया गया 13वां संशोधन 1962 में ही। तो 12वां 13वां दोनों लेट के याद रखना। 12वां में क्या था, दमन, दीव और गोवा को शामिल करा हमने, और 13वां में क्या है, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 14वां संशोधन। इसमें क्या बोल रहा है, केंद्रशासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ में ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव एवं पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश के में विधान पालिका एवं मंत्रिपालिका की स्थापना भी की गई। 2 चीज़ें करेगी। 14वां संशोधन देखो क्या क्या करा, इसमें तो आपने फर्स्ट क्या करा, आपने पुदुचेरी को भारत में शामिल किया, याद रहेगा। 14वां संशोधन 1963 पुदुचेरी को क्या करा, हमने भारत में शामिल किया, ये पॉइंट याद रहेगा। साथ में हमने क्या करा, बहुत सारे राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, गोवा हो गया, दमन और दीव हो गया, साथ में पुदुचेरी, ये सारे केंद्रशासित प्रदेश क्या करा, विधान पालिका मंत्रिपरिषद की स्थापना करा। विधान पालिका यानी कि नियम कानून बनाएगा वहाँ का जो कंट्रोल करने वाला, तो वही हो रहा है, विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना हमने करा 14वां संशोधन में ही, 1963 में ही करा, याद रहेगा। ये देखो सबको रिलेट करेगा, ये भी क्या है, उसी से रिलेटेड है, प्रथम अनुसूची से रिलेटेड है कि नहीं। अब पढ़ते हैं 15वां संशोधन। ईयर याद रखना है, ईयर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां संशोधन क्या हुआ था, तो 1963 में हुआ था। देखो 14 और 15 दोनों याद रखना, क्योंकि दोनों क्या हुआ, एक साथ ही हुआ। 16 भी देखो 63 में हुआ है, तो ऐसे जो डेट सेम रहेगा उसको तो एक बार में याद रखना। 14, 15 और 16 तीनों हुआ है सेम डेट में, 1963 में हुआ। उससे आपने क्या पढ़ा था, 12 और 13 ये भी क्या था, सेम डेट में हुआ है कि नहीं। सेम डेट वाला को एक साथ याद रखना। 14 में हमने क्या पढ़ा कि पुदुचेरी को एडअप करा गया, और साथ में जो डिफरेंट स्टेट्स क्या करेगा, वहाँ विधान पालिका और मंत्री की स्थापना किया गया। 15वां में क्या पढ़ते हैं, इसमें हो रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु जो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। समझ रहे हो, रिटायरमेंट डे आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया था हमने कि हाई कोर्ट, यानी कि राज्य में क्या कितने हाई कोर्ट होते हैं, किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये बोला गया किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, जो सुप्रीम नहीं, हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय, वहाँ था जो रिटायरमेंट का डेट पहले 60 वर्ष था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 62 वर्ष। प्रेजेंट में कितना है, 62 वर्ष है, याद रखना। रिटायरमेंट जब भी होगा तो 62 वर्ष की एज में होगा। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय के लिए है, ध्यान देना। तो याद रखना, 15वां संशोधन याद रहेगा आपको, रिटायरमेंट का डेट बढ़ा के 62 कर दिए हैं। किसका, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीशों की, जो भी है। नेक्स्ट होता है 16वां संशोधन, ये हुआ 1963 में ही हुआ है। इसमें क्या करा गया, देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों को कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करेंगे। तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। 2 चीज़ें करेगी। 16वां संशोधन क्या करा गया, देश की संप्रभुता यानी कि इज्जत को बचाने के लिए, अखंडता को बचाने के, अखंडता मतलब क्या, टूटने से बचाना, संप्रभुता में क्या, इज्जत हो गया। तो देश की इज्जत और अखंडता के क्या, अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। जैसे आपके जो मूल अधिकार जितने भी हैं, सब आपको मूल अधिकार नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 अधिकार आपको मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे आपको पता करना, जो कभी भी हनन नहीं हो सकता। एक था जीने का अधिकार, और एक क्या था आपको बताना, ठीक है। तो जो आपके रहेगा मूल अधिकार जितने, उसमें क्या होगा, आपको प्रतिबंध लग सकता है। किस कंडीशन में, जब देश की संप्रभुता या अखंडता की बात आएगी, तो ये बोला गया। और दूसरी बात ये करा गया, जो तीसरी अनुसूची में जो परिवर्तन करा गया, जो शपथ ग्रहण करने का जो लिखा हुआ था, उसमें क्या करेगा, जैसे शपथ करने के लिए कोई होता है, रिटर्न लिखा होता है, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उसको क्या करना, आपको शपथ लेना होता है उसको बोल के, तो उसमें चेंज करा गया। तीसरी अनुसूची में क्या परिवर्तन करके क्या करा, शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता के बनाए रखूंगा, ये वाले वर्ड जो है, ये पूरा सेंटेंस को जोड़ा गया। सोच लो, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये जो शपथ ग्रहण में जो लिखा गया उसको, इसको जोड़ा गया एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रहेगा, शपथ ग्रहण में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है एक सेंटेंस को। और दूसरा ये याद रखना है कि देश को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए, या देश की स्वतंत्रता को रखने के लिए आपको मूल अधिकार का हनन हो सकता है। 16वां संशोधन 1963।
ठीक है, ये याद रखना, तीनों साथ में याद रहेगा। अब पढ़ते हैं 17वां संशोधन। ये क्या बोल रहा है भाई, ये हुआ था 1964 में, 1964 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, संपत्ति के अधिकार को और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। वैधता की परीक्षा, यानी जो संपत्ति के अधिकार में और भी संशोधन करते कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया। कुल मिलाकर ये करा गया, जो संपत्ति का अधिकार था आपके पास, मूल अधिकार में था पहले, लेकिन अब तो है नहीं, है कि इसको चेंजेस करा गया। तो ये बोला गया 17वां संशोधन क्या करा, संपत्ति का जो अधिकार था उसमें कुछ चेंजेस करा गया, संशोधित किया गया, और कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधान भी किए गए। मतलब भूमि से रिलेटेड है कि भूमि का जो अधिकार है या भूमि से रिलेटेड कोई बात है उसको सुधार करके उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया। ये पॉइंट आपको याद रखना। और जो भी रखा गया, जो भी बातें रखी गई है भूमि सुधार से या भूमि से रिलेटेड, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी आपको बताया था कि बात की, अगर राज्य लेना चाहे आपको ज़मीन तो ले सकता है, अब जाके हाई कोर्ट्स में या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 17वां संशोधन के संपत्ति से रिलेटेड है, आपका संपत्ति के अधिकार के बारे में है, उसमें संशोधन किया गया है और भूमि सुधार प्रावधान भी किया गया, सबको कहाँ ऐड किया गया, 9वीं अनुसूची में ऐड किया गया, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 18वां संशोधन। ये क्या था 1966 में, 1966 में, 1966। इसमें क्या करा, पंजाब को भाषाई आधार पर क्या करा बनाया गया, पंजाबी भाषा क्षेत्र को बनाया गया पंजाब, और जो हिंदी भाषा बोलने वाले थे उनको हरियाणा के रूप में गठित किया गया। मतलब भाषा के आधार पर फिर से क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पंजाब और हरियाणा पहले का था, एक साथ था, लेकिन भाषा के आधार पर उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो जो लोग पंजाबी बोला करते थे उनको पंजाब दे दिया गया, पंजाब नाम के राज्य बनाया गया, और जो हिंदी भाषा बोलते थे उनके लिए हरियाणा नाम का राज्य बनाया गया। याद रहेगा ये बात। तो पंजाब और हरियाणा कब बना, 18वां संशोधन 1966 में बना, याद रखना। और पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र प्रदेश को बनाया गया, याद रखना। पर्वतीय क्षेत्र जितने भी थे, पर्वतीय क्षेत्र देखते हो, हिमाचल प्रदेश क्या है, पर्वत ही पूरा, है कि नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्र दिया गया हिमाचल प्रदेश को, अच्छा तो चंडीगढ़ को केंद्र प्रदेश, यानी कि 4 काम यहाँ पर हुआ है। पहला पंजाब का गठन हुआ, दूसरा हरियाणा का गठन हुआ, तीसरा हिमाचल प्रदेश को, जितने पर्वतीय क्षेत्र थे सारे हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, और चंडीगढ़ एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। याद रहेगा। 18वां संशोधन ये था 1966 में किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते 19वां संशोधन। 19वां भी हुआ 1966 में है। देखो ये दोनों को भी साथ में पढ़ना, जो डेट सेम रहे उसको साथ में पढ़ जाना। 18वां 1900 दोनों सेम डेट में, 1966 में ये भी हुआ है। इसमें क्या करा गया, चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं सुनने का अधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है, समझ रहे पॉइंट। मतलब चुनाव याचिका होता है, या जैसे चुनाव आयोग है वो क्या करता है, एक याचिका लगता है कैसे से काम करेंगे ये भी है, या चाहे कुछ गलतियां करेंगे तो ये याचिका लाता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय उसको चेक करेगा, ये उच्च न्यायालय के पास पावर है। फिर क्या करें, चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन भी किया गया। ऐसा नहीं कि सारा चुनाव आयोग ही सुप्रीम होगा, ऐसा नहीं बोला गया। मतलब कुछ उसके अधिकार में थोड़ा चेंजेस करे गए, और साथ में उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं सुनने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि वो चुनाव आयोग से याचिका सुन सकता है, उसका रिटर्न ले सकता है, जो भी बोलना चाहता है वो। याचिका मतलब क्या समझते, प्रार्थना करना, है कि नहीं। तो चुनाव आयोग अगर प्रार्थना करना चाहे उच्च न्यायालय से तो कर सकता है, उसको याचिका को उच्च न्यायालय सुनेगा, ठीक है। तो 1900 संशोधन चुनाव, सिंपल याद रखना, चुनाव आयोग से रिलेटेड रहेगा। 1900 संशोधन मार देना, 1966 1966। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20वां संशोधन। ये भी हुआ था 66 में, इसको भी साथ में पढ़ना है। 20वां संशोधन यानी कि 18, 19, 20 तीनों को साथ में पढ़ना है। ये भी 66 में हुआ। इसमें क्या करा गया, इसके अंतर्गत अधिनियमता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। अनियमितता के आधार पर क्या होगा, नियुक्ति पर कुछ जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति की वैधता प्रदान किया गया। यानी कि जिला न्यायाधीश के बारे में जहाँ भी आएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जिक्र होगा। सिंपल याद रखना, जिला न्यायाधीश के नियुक्ति की वैधता, उतना नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। 20वां संशोधन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 20वां संशोधन 1966, बस इतना ही बोलना। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 20वां संशोधन 1966, ठीक है, इतना ही जानना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 21वां संशोधन 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया था। 21वां संशोधन में क्या करा गया, इसमें बोला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और यह बना 15वीं भाषा। अगर सबको बताना है कि 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, सबको कमेंट करना। तो 8वीं अनुसूची में क्या, इसको जोड़ा गया सिंधी भाषा को, और ये बना जाकर 15वीं भाषा बना। याद रखना, सिंधी भाषा, ये पूछा जाता है कि सिंधी भाषा कितनी भाषा है, तो याद रखना 15वीं भाषा बना था, 15वीं भाषा, ठीक है। तो कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा था। किस संशोधन में, तो 21वां संशोधन में जोड़ा गया सिंधी भाषा को, याद रहेगा। अब पढ़ते हैं 20वां संशोधन। ये हुआ था 1969 को हुआ था, 2 साल बाद, 1969 के 1969 में किया गया था 20वां संशोधन। इसमें क्या करा, असम को अलग करके एक नया राज्य मेघालय बना गया। यानी कि असम और मेघालय पहले एक ही साथ थे, लेकिन असम से तोड़ के मेघालय हमने अलग करा। तो ये भी याद रखना, जो राज्य का पुनर्गठन वाला पार्ट होगा वो अलग से याद कर लेना, आपको लैंग्वेज वाला अलग याद कर लेना,
और एक पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि जो जो डेट वाला सेम है, जैसे कि 1967 है, 67 है, तो सबको एक साथ याद कर लेना, उस तरह से याद करिए तो सारा याद हो जाएगा। तो 20वां संशोधन क्या है, ये असम से अलग करके हमें क्या बनाया, मेघालय राज्य बनाया, 20वां संशोधन 1969। और फिर हुआ 21वां संशोधन भी हुआ था 1959 में, सॉरी 19 क्या हुआ 69 में हुआ था, 1969 में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ, विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण एवं अंगल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखो इससे पहले भी आपने पढ़ा था, ये क्या विधान पालिका के अंदर है, कहाँ किया गया चेंजेस, विधान पालिका में बढ़ाया गया है। जो आरक्षित सीट थे या जो भी आरक्षण दिए गए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और अंगल भारतीयों को, उसकी वैधता को बढ़ा दिया गया। कितने सालों के लिए, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, वैधता से रिलेटेड ही था, और कौन सा था मेरे ख्याल से ये था 8वां संशोधन था। इसमें क्या बोला गया था, केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अंगल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 8वां संशोधन ये हुआ था, ये सिर्फ निम्न सदन के यानी लोकसभा के लिए था ये, और लेकिन ये था 8वां संशोधन। ये याद रखना, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है ये कौन सा संशोधन किससे रिलेटेड है। तो 8वां संशोधन और साथ में पढ़ना है आपको कि कौन सा संशोधन, 23वां संशोधन पढ़ना है। इसमें क्या करा गया, विधान पालिका में चेंजेस करा गया, विधान पालिका में जो आरक्षित सीट था उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। याद रखना, विधान पालिकाओं में जो आरक्षित सीट है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 23वां संशोधन 1969 याद रहेगा। 24वां संशोधन पढ़ते हैं, 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था 24वां संशोधन। इसमें क्या करा गया, संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया, संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी शामिल संशोधित कर सकते हैं। और ये भी बोला गया कि दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समकक्ष जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देने जाने पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर संविधान संशोधन के बारे में बोला गया, यानी कि संसद की शक्ति को बताया गया कि संसद की शक्ति क्या है, कि संविधान को किसी भाग को संशोधित कर सकता है, आपके मूल अधिकार को भी चेंज कर सकता है संसद। समझ रहे हो बात, 24वें संशोधन में यही बोला गया, क्योंकि मूल अधिकार को भी चेंज कर सकता है और ये संविधान में परिवर्तित करेगा, और साथ में क्या करेगा, दोनों मिलकर करेगा। फिर बोल रहा है कि दोनों सदन के पारित होने पर, नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा अगर पारित हो गया कि चलो संविधान में संशोधित कर दिया दोनों मिलकर, तब लास्ट में कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं कि उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, ऐसा पावर बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति को बाध्यकारी होना है, यानी कि राष्ट्रपति को सम्मति देना, उसको देना है तो हाँ, साइन करना है तो करना है। अगर संसद ने संविधान में संशोधित कर दिया है तो राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करना है, वो मना नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वो सम्मति देने के लिए बाध्यकारी हैं, यानी कि मजबूर हैं वो, ये पॉइंट याद रखना है। तो 24वां संशोधन संविधान परिवर्तन, दिमाग में सिर्फ इतना याद रखना है। संसद की शक्ति 24वां संशोधन 1971 याद रहेगा। अब पढ़ते हैं 26वां संशोधन, ये भी हुआ था 1971 में। देखो 24वां दोनों का डेट सेम है, फिर से इसको साथ में पढ़ेंगे, है कि नहीं, जो डेट सेम रहे साथ में पढ़ लो। 1971 में भी किया गया था। इसमें क्या करा गया, भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। पहले था उन लोगों को पैसे वगैरह मिलते थे, प्रीवी पर्स मतलब वही होता है, उनको एक्स्ट्रा में पैसे जाता था। अब अभी भी क्या होता है, ब्रिटेन में जो ऐसा होता है, ब्रिटेन में जो है वहाँ भी अभी भी क्या होता है, किंग होते हैं। उसी तरह से यहाँ और भारत में भी था, जो बड़े बड़े शासक थे उनके यहाँ उनको छूट दिया जाता था, विशेष उपाधि भी दिया जाता था, साथ उनको प्रीवी पर्स दिया था, इनकी कुछ मेहताना वगैरह कैसे होता है, पेंशन वगैरह उस तरह से दिया जाता था। लेकिन सारे को खत्म कर दिया गया। कब किया गया, तो 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था। याद रखना है, राजघराने की समाप्ति, सिंपल याद रखो कि राज्य शासकों के विशेष उपाधियों की समाप्ति किया गया। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों का विशेष उपाधि खत्म, सिंपल याद रखना, विशेष उपाधि को खत्म किया गया कब, 24वां संशोधन। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधि खत्म, 24वां संशोधन 1971 याद रहेगा। अब देखो 27वां संशोधन, ये भी क्या है, 1971 में हुआ था, इसको भी पढ़ेंगे साथ में। 27वां संशोधन 1971, इसमें क्या करा गया, इसके अंतर्गत बोल रहा है मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। मिजोरम किसको बनाया गया, मिजोरम और अरुणाचल को बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया 1971 याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 39वां तो समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों को 39वां नहीं समझ में आ रहा होगा। 39 को बोलते हैं 39वां, समझ में आया, 39। तो 39 संशोधन जो हुआ था 1972 में हुआ था। इसमें क्या करा गया भाई, तो केरल भू सुधार संशोधन 1969 के आधार पे केरल भू सुधार संशोधन 1971 को 9वीं सूची में रख दिया गया, जिसमें संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चर्चा नहीं, यानी कि जो दो अधिनियम थे, अधिनियम मतलब क्या होता है, नियम कानून होता है कि नहीं। तो केरल भू सुधार अधिनियम 1969 और केरल भू सुधार अधिनियम एक था 1971, ये दोनों को कहाँ रखा गया, 9वीं सूची के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते, चुनौती आप नहीं दे सकते हाईकोर्ट के अंदर।
तो याद रखना केरल वाला जो दो अधिनियम, दोनों का डेट याद रखना सिर्फ। 1969 एक है और एक है 1979, 1969 और 1971। ये दोनों कहाँ रखा गया? 9वीं सूची में रखा गया। तो याद रहेगा 1972 में इसको ऐड करा गया, 39वां संशोधन 1972 में ऐसा करा गया, याद रहेगा। और वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 41वां संशोधन, 21वां लिखा हुआ, 31वां लिखा हुआ, एक सेकेंड, 29वां यहाँ, सॉरी 29वां लिखा हुआ था, 29 संशोधन था ये, हमारे 39 लिख दिया, 29वां लिखा हुआ था 29। 29 के बाद क्या पढ़ते हैं? 31वां यानी 31 नंबर के पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला? 1973 में क्या गया? इसमें क्या करेगा देखना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दिया। फिलहाल में कितना? फिलहाल में 545 ही है कि नहीं? तो पहले लोकसभा सीट 525 को बढ़ाया गया, 545 कर दिया गया। साथ में संसदीय सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। पहले 25 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसी प्रदेश को 25 लोग क्या करते कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उसको आप क्या कर दिया, घटा कर 20 कर दिया गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखनी है आपको कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का सीट बढ़ाया गया है, 525 से 545 करा गया। 31वां संशोधन 1973 में करा गया, 1973 में करा गया। और जो संसदीय प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व थे 25 से घटा उसका कर दिया 20 कर दिया गया। 2 पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 32वां संशोधन 1974 में किया गया था। इसमें क्या करा गया? ध्यान देना, संसद एवं विधान पालिकाओं को सदस्यों का द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। और यह अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह स्वेच्छा दिए गए एवं उच्च त्याग पत्र को स्वीकार करे। यानी कि जो विधान पालिका है और जो संसद के सदस्य हैं, अगर दबाव में, यानी कोई पार्टी के दबाव में या किसी भी दबाव में अगर वो दे रहे हैं इस्तीफा, तो उनको इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। 1974 में डिसाइड किया गया था। तो क्या हमारा 32वां संशोधन 1974, 1974 32वां संशोधन में क्या करा गया? संसद और विधान पालिका के जो सदस्य हैं वो मजबूर होकर या प्रेशर में त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं। और डिसाइड कौन करेगा कि वो प्रेशर में है या नहीं है? तो डिसाइड करेगा जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। उनको क्या करना? स्वेच्छा से त्यागपत्र देना, जबरदस्ती नहीं देना। ये पॉइंट बोला गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 24वां संशोधन, 34वां 34 नंबर का, 34 34वां तो 34 नंबर का संशोधन। ये क्या बोलता है? 1974 में हुआ। दोनों याद रखना, 32वां और 34वां दोनों क्या डेट सेम है, ठीक है। तो 34वां संशोधन क्या होता है? 1976 में किया गया है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला कि राज्यों द्वारा पारित 20 भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं सूची में प्रवेश देते हुए संवैधानिक वैधता के परीक्षण के मुक्त किया गया। अधिनियम मतलब समझ रहे हो? अधिनियम मतलब नियम कानून, जो जमीन से रिलेटेड 20 नियम कानून थे उसको ऐड किया गया 9वीं सूची के अंदर। देखो 9वीं सूची अधिकतर जो है भूमि से रिलेटेड ही है, आपको ये पॉइंट याद रखना। तो इसको 9वीं सूची में ऐड किया गया। राज्यों द्वारा जो पारित जो 20 भूमि सुधार अधिनियम थे, जो 20 नियम कानून थे, उसको 9वीं सूची में जोड़ा गया। अगर इसको 9वीं सूची में जोड़ दिया गया तो याद रखना है कि इसको संवैधानिक वैधता के आधार पर आप क्या करते हैं? वैधता यानी कि न्यायालय द्वारा वैधता मुक्त कर दिया गया। मतलब क्या करते हैं? न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी आपको 9वीं सूची के अंदर डाला गया है उसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है या भूमि से रिलेटेड गलत हो रहा है। वो आप न्यायालय में जा ही नहीं सकते, हाईकोर्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक को लेकर आप जा ही नहीं सकते, ये बोला गया। तो सिंपल याद रखना, राज्यों के 20 भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं सूची के अंदर जोड़ा गया है। किस संशोधन के आधार पर? तो 34वां संशोधन 1974, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 45वां संशोधन, 45 नंबर का संशोधन है ये, 35वां, सॉरी 35 नंबर का, 35वां है, 35 नंबर का, ठीक है। ये 1974 में क्या था याद रखना। ये दोनों को तीनों पढ़ना साथ में, 32वां, 34वां और 35वां, क्योंकि दोनों का सबका डेट सेम है, 74 74 74। तो 35वां में क्या हुआ देखते हैं। दिसंबर सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। सिक्किम को पहले क्या था? संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब इसको बचाया जा रहा था, मतलब सेंट्रल इसको सिक्योरिटी दे रहा था, वहाँ सिपाही होता था, फोर्स होता था। संरक्षित राज्य मतलब क्या होता? इसको किसी बाहरी देश से खतरा है या ऐसा होता तब जाके संरक्षित देश मतलब राज्य घोषित किया जाता है। जैसे जो बॉर्डर इलाके के जो राज्य होते हैं वो जनरली सुरक्षित माना जाता है। तो सिक्किम भी ऐसा ही था, और उसको सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको हटा लिया गया बाद में। कब हटाया गया? तो 35वां संशोधन 1974 में हटाया गया। तो वही बोला, सिक्किम का संरक्षित राज्य के दर्जा समाप्त करके उसके समृद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कर दिया गया, यानी कि नॉर्मल राज्य बना के उसके भारत में उसको एडअप कर दिया गया, ठीक है। मतलब संरक्षित राज्य का दर्जा हटाया गया 35वां संशोधन 1974 सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36वां संशोधन, 36 नंबर का संशोधन 1975 में किया था, 1975 में किया गया। 36वां संशोधन 1975, इसमें क्या करा गया? इसमें बोला गया सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। देखो इसमें क्या था? इसमें सुरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था, और इसके जस्ट एक साल बाद इसको क्या बनाया गया? भारत का राज्य बनाया गया। क्या राज्य? 22वां राज्य, याद रखना है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। कब? तो 36वां संशोधन 1975 में। तो याद रखना, राज्य वाला जहाँ भी पॉइंट आएगा आपको एकदम याद रखना। तो सिक्किम को बनाया गया भारत का राज्य, 22वां राज्य, 1975। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37वां संशोधन, 36 नंबर का। 37वां मतलब क्या? 36 नंबर का संशोधन है। ये भी हुआ 1975 में हुआ। तो याद रखना 36 और इसको साथ में पढ़ना,
36 और 37 दोनों साथ में पढ़ना कि दोनों 75 में हुआ है। फिर देखो 39 भी हुआ है, 75 में हुआ है। देखो 37 और 39 तीन को साथ में पढ़ना है। 36वां संशोधन, 37वां और 39वां 39 नंबर का। ठीक है, तो पढ़ते हैं 37वां क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं सारे प्रदेश के प्रशासनिक प्रावधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को आप बताते हुए न्यायिक प्रवचन में मुक्त रखा गया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति ने कोई भी चीज़ अगर बोल दिया, यानी कि वो क्या उसको बोलते हैं, आपात स्थिति में क्या करता है, वो अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि नहीं, कि कुछ ही रूल बना सकता है। अध्यादेश मतलब क्या होता है, जो मन करेगा वो रूल बनाएगा। तो भाई अध्यादेश को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि अगर माना कि अध्यादेश राष्ट्रपति ने बनाया या लागू किया तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि सर ये खराब है या वो है, आप चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चैलेंज से मुक्त करा गया बात को। तो ये सिंपल याद रखना, आपात स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है उसको क्या करेगा, पुनर्विचार से मुक्त कर रखा गया। यानी कि न्यायिक पुनर्विचार के लिए आप नहीं जा सकते। ठीक है, संशोधन 1975 37वां संशोधन है ये। नेक्स्ट पढ़ने वाले 39वां यानी कि 39 नंबर का संशोधन है। 1975 में क्या गया, इसमें क्या करा गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति का अगर वोटिंग होता है, उपराष्ट्रपति का वोटिंग होता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, इससे रिलेटेड कोई विवाद है तो आप नहीं जा सकते हैं न्यायालय के अंदर। न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखा गया। लेकिन देखो आगे चल के इसको चेंज कर भी करा गया, ध्यान देना है। नेक्स्ट में इसको बताया गया, जो हाल फिलहाल में भी है उसमें आप चैलेंज, अगर कुछ भी विवाद होता है तब सीधे आपको कहाँ जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट ही जाना होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसको मुक्त रखा गया था। कोई भी विवाद होगा आपको आपस में निपटाना है या चुनाव आयोग निपटाएगा। समझ में आया। तो वही बोला 39 संशोधन क्या हुआ था 1975 में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यानी कि न्यायालय में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 41वां संशोधन 1976 में क्या रहा था, 41वां 42वां ये दोनों हुए, देखो सेम डेट पे हुआ 1976 में, यानी कि 1976 में ही करा गया दोनों के दोनों। 41वां 1976 में क्या करा गया, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। दो आयोग होता है, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब लोगों को सेवा करने के लिए आयोग बना के उसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग, लेकिन क्या है राज्य का है तो इसको बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो रिटायरमेंट जो पहले था वो 62-60 साल में था, तो रिटायरमेंट डेट को बढ़ा दिया गया, 62-60 कर दिया गया, यानी कि एज को बढ़ाया गया, 60 से 62 कर दिया गया। किसका, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो रिटायरमेंट डेट था वो 60 से लेकर 62 कर दिया गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग है लेकिन सेंट्रल का है ये संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका जो जैसा था वैसा ही है, मतलब इसका पहले भी 65 था, अभी भी 65 है। याद रखना 65 वर्ष में रिटायर होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट कब होती है, 65 वर्ष में। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट डेट कब है, मतलब रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो 65 वर्ष आपको याद बोलना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 42वां संशोधन 1976। ये क्या है, तो ये है 42वां है। ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, इसको इसी को बोलते हैं मिनी संविधान, बोला जाता है मिनी संविधान। जो 42वां संशोधन है 42 नंबर का, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। क्यों बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कराया गया है। देखो बहुत लंबा है और काफ़ी ध्यान से देखना है आपको, कितने चेंजेस हुए ध्यान से देखना है। इसमें बहुत सारे चेंज, पहला चेंज ये करा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। याद रखना, जो संविधान की प्रस्तावना होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कुंजी बोलते हैं संविधान की, बोलते हैं कि नहीं, तो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। यानी कि मूल अधिकार से भी बढ़ के क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये बोला गया। नीति निर्देशक क्या है, मूल अधिकार से भी बढ़ के है। ये कहाँ बोला गया, 42वां संशोधन 1976 में बोला गया। ठीक है, तीसरा क्या बोला गया, तीसरा इसने क्या करा कि इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य आपके पास नहीं थे, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। याद रखना है बात, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संशोधन में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया, पहले बिल्कुल नहीं था मौलिक कर्तव्य। कब कहाँ जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया और भाग 4 का में। याद रखना भाग 4 का, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का में जोड़ा गया। कौन जोड़ा, क्या जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आपको जवाब देना कि मौलिक कर्तव्य किस कंट्री से हम लोग लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा गया, नेक्स्ट इसमें संविधान, नेक्स्ट देखो क्या चेंज करा गया, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कराया गया। जो संविधान है, संविधान को तोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी है, इसके लिए आप अगर माना कि संविधान को चेंजेस भी है तो जाकर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सारा डिसीजन कौन लेता है, संसद ही लेता है। तो वही बोल रहा है, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कराया गया, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है संविधान में अगर कुछ चेंजेस होता है तो। ठीक है, यही बोला, कहाँ बोला गया, तो 42वां 1976 में बोला गया।
1976 में बोला गया। ये सारे 42वां संशोधन पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबा है, ठीक है। देखो और फिर क्या करा गया, देखो नेक्स्ट क्या करा गया, इसमें हो रहा है कि सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। मतलब इस शताब्दी मतलब खत्म होगा जब तक है, मतलब कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, ना ही इसको बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अभी भी अब क्या है 2026 तक अपना ही बढ़ा सकते, जनरली इसको बढ़ा के कहाँ तक करा गया, 2026 तक करा गया, 2026 तक चेंजेस नहीं होगा। तो वही बोला गया विधानसभा और लोकसभा की सीटों क्या कर गया, स्थिर कर दिया गया, याद रखना है। और क्या चेंज कराया गया, लोकसभा में विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया। देखो जो लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि थी वो 6 वर्ष करा गया, पहले 5 साल था, 5 साल 6 साल कर दिया। अब देखो अभी प्रेजेंट में कितना, अब प्रेजेंट में 5 साल है, सोच लो, पहले 5 था तो 6 करा गया, अब फिर से 5 करा गया, अभी प्रेजेंट में हम लोग को चल रहा है 5 साल। तो याद रखना ये बात, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वही बोला गया कि 42वां संशोधन क्या करता, 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। किसका, तो लोकसभा और किसका, देखो क्या लिखा हुआ है, लोकसभा एवं विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा के दोनों पॉइंट याद रखना, लोकसभा और विधानसभा के। और क्या चेंज करा गया, इसके दौरान बोला गया, निर्धारित किया गया कि केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। समझ में आ रहा है। अगर केंद्रीय कानून है, सेंट्रल अगर कानून बना रहा है तो कौन कंट्रोल करेगा, क्या लगता है आपको, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं। अगर केंद्रीय कानून की वैधता की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट देख रेख करेगा। अगर कानून आता है राज्य से रिलेटेड, अगर राज्य कानून वैधता है तो कौन देखेगा, तो राज्य का जो हाई कोर्ट्स है वो देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है आपको, हाई कोर्ट्स में जाना है, यानी कि जो राज्य के हाई कोर्ट्स हैं वो देखेगा। तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया, सिंपल बात है। अगर केंद्रीय कानून रहा तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य कानून रहा तो हाई कोर्ट, ठीक है, वही परीक्षण करेगा, उसको देख रेख करेगा, ठीक है। साथ में बोला है, साथ ही यह भी निर्धारित किया कि संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाएगा। अगर संविधान से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर है, संविधान के परिवर्तन के रिलेटेड है या संविधान का हनन से रिलेटेड अगर कोई बात है, तो कोई एक न्यायाधीश आपका फैसला नहीं सुना सकता। कम से कम उस पैनल के अंतर्गत 5 न्यायाधीश होने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी बात अगर है तो, संविधान में परिवर्तन से रिलेटेड कोई बात है तो, समझ में आया। और वो भी क्या होना चाहिए, 2/3 ब्याह बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। 2/3 लिखा हुआ है कि 2/3 लोगों के क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पारित कर दो। संविधान से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ चेंजेस कराना है तो 2/3 सदस्यों क्या होना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। और साथ में क्या बोल रहा है, 5 अधिक से अधिक कितना बोल रहा है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 न्यायाधीश प्रेजेंट होना चाहिए। तो वही बोला गया कि साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीश को बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यह न्यायाधीश की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए कि आपस में मिलकर निर्णय करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाला है, इसके द्वारा वन्य संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंतर्गत दिया गया। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि राज्य सूची उठा के क्या कर दिया गया, संवर्धित सूची में डाल दिया। संवर्धित सूची में क्या करेगा, राज्य भी कंट्रोल करेगा और सेंट्रल भी कंट्रोल, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आपको, वन संपदा यानी कि जो पेड़ पौधे वाली बात है, शिक्षा हो गया, और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, इसको क्या करा, राज्य सूची से हटा के कहाँ कर दिया गया, संवर्धित सूची में डाल दिया गया। पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसी के अंतर्गत क्या निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जो काम करता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया कर देगा, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है पता है आपको, प्रधानमंत्री होता है। तो यानी कि सब मिलके ही काम करेंगे। राष्ट्रपति किसके सहमति से काम करेगा, मंत्रिपरिषद और उसके हेड के सलाह पर ही काम करता है, ये बोला गया। नेक्स्ट क्या करेगा, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की गई है। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तो संसद को पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकता है, याद रखना है पॉइंट्स। संसद को पास ये पावर है कि कोई भी कानून बना सकता है। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ को निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया तो निपटने के लिए कानून बना सकता है। कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। ये कहाँ बोला गया है, तो 42वां संशोधन 1976 में ही बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 44वां संशोधन 1978 में किया गया था, याद रखना। ये 42वां खत्म हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं 44वां संशोधन 1978 में गया था, 44वां 44 नंबर का संशोधन है ये, 1978 यानी कि 1978 में किया गया है। इसमें क्या कर रहा है देखना है, इसमें बोला राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू होने के आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया।
पहले जो था ना, देखो क्या बोला गया, 3 तरह से होता है कि नहीं, राष्ट्रीय पद जो आते हैं 3 तरह से आता है। एक तो हो गया अगर क्या होता है, युद्ध हो गया तो होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब किसी ने आप पे आक्रमण कर दिया तो होता है। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा आपका क्या था, सैन्य विद्रोह था, है कि नहीं। तो सैन्य विद्रोह पहले इसका नाम नहीं था, पहले इसका नाम था आंतरिक अशांति था नाम। इसी को चेंज करके क्या कर दिया, सैन्य विद्रोह नाम करा गया। याद रखना है बात। अभी भी जो आप पढ़ते हो सैन्य विद्रोह राष्ट्रीय पद के अंदर, वो सैन्य विद्रोह पहले नहीं था, पहले क्या था, आंतरिक अशांति था। उसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, सैन्य विद्रोह करा गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। 44 संशोधन राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू होने पर जो आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया, सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। साथ में ये बोला गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानून अधिकार की श्रेणी में रखा गया। ये भी पॉइंट याद रखना। 44 संशोधन में ही ये किया गया, जब का जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का था, उसको हटा के क्या कर दिया था, कानूनी अधिकार बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1978 44वां संशोधन, 1978 44वां संशोधन। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है क्या कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया। देखो 42वें संशोधन क्या था, 42 में था कि लोकसभा जो भी है उसका, और जो क्या विधानसभा जो था उसको 5 से 6 वर्ष करा गया था। और देखो जो 44वां संशोधन 1978 में 44वां जो हुआ उसमें फिर से वापस 5 साल कर दिया गया। देखो क्या लग रहा है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की जो अवधि है वो 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। देख रहे हैं आप, 5 से 6, 6 से फिर से 5। फिर लिखा हुआ कि उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात को हल करने का अधिकार प्रदान दिया गया। देखो पहले नहीं था, आपको बताया था को कि 42 में हटा दिया गया था कि उच्च न्यायालय को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आपका जो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है तो कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन बाद में फिर से इसको ऐड करा गया 44 में, तो 1978 में क्या करा गया कि अब हाईकोर्ट इंटरफेयर करेगा, वो फैसला सुना सकता है अगर विवाद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड विवाद हो, तो उच्चतम न्यायालय में क्या करेगा, फैसला सुना सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, 44वां और 42वां दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों को आपको याद रखना जरूरी है। वो वापस को रिन्यू करा गया एकदम, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 45वां 50वां है ये, 44वां 45वां नहीं, 50वां पढ़ना। 50वां में क्या है, 50 नंबर का है, यानी कि हाफ सेंचुरी। 50वां संशोधन जो है 1984 यानी कि 1984 में किया गया था। 1984 यानी कि 1984 में किया गया 50वां संशोधन। इसमें क्या करा गया, अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने, कानून एवं व्यवस्था को संबंधित दायित्व भी दिए गए। मतलब ये बोला गया ये सैन्य सेवा में काम कर रहे हैं, जो सिपाही वगैरह उनको एक्स्ट्रा भी काम दिए गए हैं, जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, देश की संपत्ति की रक्षा करेंगे वो, साथ में कानून एवं व्यवस्था को संबंधित जो भी दायित्व उनको दिए जाएंगे उनको करना होगा। ठीक है, इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाना, जैसे कि क्या हो गया, देश की संपत्ति की रक्षा करना, आवश्यक सूचना एकत्रित करना, कानून व्यवस्था को संबंधित जो भी दायित्व दिए जाएंगे उसे करने के लिए अगर संसद को कानून बनाने के लिए भी दिया गया, अधिकार दिया गया, संसद को जो मन करेगा वो कानून बना सकता है। समझ में आया, तो सिंपल ये रखना, 50 में 2 काम किया गया। जो सैन्य सेवा में काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा काम करना बोला गया, 3-4 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोला गया। और साथ में संसद को ये पावर दिया गया कि जो भी एक्स्ट्रा काम जैसे कि देश संपत्ति सूचनाएं एकत्रित करना, इससे रिलेटेड क्या करना, कानून बना सकता है। 2 चीज़ें करा गया 50 में 1984, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 52वां, समझ रहे, 52 मतलब 52 नंबर का, 52 नंबर का संशोधन हुआ था, वो ये हुआ था 1985 यानी कि 1985 में किया गया, जस्ट 1 साल बाद। 1950 में क्या करा गया, राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि दल बदल को प्रतिबंध लगाने के लिए कोशिश करा गया। इसमें क्या बोला गया, संसद या विधानमंडलों में उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिनके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। यदि किसी दल की सदस्यीय पार्टी को 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संचित संविधान के 10वें अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। सिंपल तो ये पहला याद रखना पॉइंट ये कि दल बदल की जो बातें हैं किस अनुसूची के अंदर आता है, तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। तो दल बदल की जो बातें हैं वो आती है कहाँ, 10वीं अनुसूची के अंदर था। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, सिंपल याद रखना, दल बदल कानून कहाँ आता है, तो 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। ये पॉइंट तो आपको याद रहेगा। दूसरा ये कह रहा गया कि जो दल बदल काफ़ी ज़्यादा आता था पहले, कि जब मन किया जब पार्टी बनाना चेंज होता था, तो उसको अंकुश लगाने के लिए एक नियम लाया गया कि अगर आपने वोटिंग लड़ा है, मतलब उस किसी दल में आप हैं, ठीक है, लेकिन आपने जीता है उसी दल के झंडा के नीचे जीता, उसी दल के नाम से आपने जीता। जैसे कि हम माना कोई पार्टी से हैं, जैसे माना कि बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है, या कांग्रेस की पार्टी से, जो भी हैं, तो माना कि हमने बीजेपी के जो झंडा है उसी के चिन्ह पे मैंने लड़ा, बीजेपी पार्टी से मैंने लड़ा और चुने गए हम लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, जो भी है।
जिस दल के अंदर चुने गए। तब ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे दल में जाना चाहें तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपने निर्दलीय लड़ा होता, यानी कि उस झंडे पे आपने नहीं लड़ा होता, आपने आप जैसे कि हम निर्दलीय लड़े होते और किसी पार्टी में हम शामिल हो गए और हमको दल बदलना है, तो आराम से हम दल बदल सकते हैं, क्योंकि हमने उसके झंडा के नीचे हमने वोट नहीं लड़ा, क्योंकि हमने निर्दलीय लड़ा, अपना खुद के झंडा के नीचे लड़ा है कि नहीं। तो वही बात बोला गया, क्योंकि अगर उसने चुनाव जो लड़ा है, चुनाव चिन्ह जो है वो क्या करा है, किसी पार्टी का इस्तेमाल किया, जिस पार्टी में है उसी पार्टी का अगर चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करके वो जीता है तो दूसरे दल में वो नहीं जा सकता है। पॉइंट ये है। लेकिन एक और कंडीशन भी है, अगर बहुत सारे लोग जाना चाहें, जैसे कि बहुत सारे लोग जाना चाहेगा तब क्या करेगा भाई, तब भी तो होना चाहिए प्रावधान, है कि नहीं। आज माना कि अकेला आदमी जाना तो वो गलत हो सकता है बहुत सारा आदमी जाना चाहे उस पार्टी को छोड़ के, तब कैसे होगा भाई। और देखो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, कि कम से कम आपको जाना होगा, उनके लिए क्या है, उनको लिए जाने का प्रावधान दिया गया। क्यों दिया गया है भाई, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, 1/3 सदस्य होनी चाहिए। 1/3 सदस्य अगर टूट के जा रहा है तो जा सकता है, अकेला आदमी नहीं जा सकता है। जैसे कि माना कि 100 सीट्स हैं, माना कि किसी पार्टी में 100 सदस्य हैं, ठीक है, और 100 ने क्या करा है, उसी पार्टी का मतलब झंडा इस्तेमाल करके या चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करके उसने जीता है, अपना अपना सीट जीता है, ठीक है। इसमें से एक आदमी अगर टूट के जाना चाहे दूसरे पार्टी में तो टूट के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पार्टी का उसने क्या करा है, चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करा, तो नहीं जा सकता है। अगर वो निर्दलीय लड़ा होता या किसी दूसरे चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया होता तो आराम से चला जाएगा, कोई नहीं रोका जाएगा। तो अगर इसने इस्तेमाल किया है इस पार्टी के चुनाव चिन्ह तो नहीं जाएगा। ये सिर्फ था किसके लिए, एक बंदे के लिए था। लेकिन अगर वही 1/3 लोग जाना चाहें, यानी कि 100 का 1/3 कितना हो, लगभग 33 लोग हो जाएंगे, 33 से 34 लोग जो भी है। अगर 34 लोग जाना चाह रहे हैं, सोचो एक लोग नहीं जा रहा, 34 लोग जा रहा है, 1/3 अगर जा रहा है तब इनको जाने दिया जाएगा। सोच रहे हो, समझ रहे हो पॉइंट। अगर बहुमत है तो बहुमत से आप जा सकते हैं, 33 लोग हैं, 1/3 लोग अगर आप हैं, उस जो पार्टी के सदस्य की संख्या उसका 1/3 अगर आप लोग हैं, तो आप अपने झंडा का भी इस्तेमाल किया, उस पार्टी के झंडा का भी इस्तेमाल किया है, फिर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेचोरिटी, आप 33 लोग एक साथ जा रहे हो, इसीलिए 1/3 लोग आप साथ में जा रहे हो इसलिए। जैसे आप हाल फिलहाल में आपने पढ़ा कि महाराष्ट्र का जो है, जो सिंधी की पार्टी तो क्या कर रहा था, सिंधी को छोड़ दिया, सारा सारा पार्टी के लोग ही भाग गए। सोच लो, उनका ना चुनाव चिन्ह रहा, ना झंडा रहा, कुछ नहीं रहा, सारे के सारे लोग बदल लिए। सोच लो, ऐसा हुआ, यानी कि वो उनको अकेला छोड़ दिया गया। तो महाराष्ट्र का जो हुआ है दल बदल से रिलेटेड है, उसमें क्या करा, सब चुनाव चुने के नीचे लड़े हुए थे, फिर भी क्या उन्होंने दल बदल दिया। तो याद रखना, दल बदल कर समझ में आ गया होगा आई होप। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। तो एक संशोधन था, याद रखना, ये था आपका 52वां, यानी कि 52 नंबर का संशोधन था, 1985 में करा गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 53वां संशोधन। इसमें क्या करा गया, ध्यान देना, इसमें बोला गया 1986 के तहत कि अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 371 में एक पार्ट जोड़ा गया, खंड जोड़ा गया है जी नाम का, ठीक है। इसमें क्या करा गया, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम क्या बना दिया गया, भारत का राज्य बना दिया गया। याद रखना, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 1986 में दिया गया, 1986 में दिया गया। पूछ सकता है कि 53वां संशोधन में क्या हुआ, 53 नंबर में क्या हुआ, तो मिजोरम को हम राज्य का दर्जा दिए हैं 371 के खंड जी में जोड़कर। सिंपल याद रहेगा। अनुच्छेद भी अगर पूछा तो याद रखना, 371 में मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा, मतलब भारत का राज्य बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 54वां संशोधन, यानी कि 52 नंबर का संशोधन। इसमें क्या करा गया भाई, 1986 में ये भी करा गया। देखो तीनों याद रखना, 53, 54 और 55, क्योंकि तीनों का डेट सेम ही है, 53, 54 और 55, 53, 54 और 55 नंबर का संशोधन। 54 पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या हो रहा है कि दूसरी अनुसूची भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करा गया। सिंपल याद रखना, न्यायाधीशों के वेतन वृद्धि हुआ किसमें, तो 54वां संशोधन 1986 में करा गया। न्यायाधीशों की वेतन में वृद्धि किस अनुसूची के तहत, तो दूसरी अनुसूची के तहत। दूसरी अनुसूची के भाग डी में कुछ परिवर्तन किया गया और उसके आधार पर क्या करेगा, न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाया गया। 54वां संशोधन 54 नंबर संशोधन। नेक्स्ट बढ़ते 55वां संशोधन। इसमें क्या करा गया भाई, अगर आगे भी बढ़ाना होगा, अगर वेतन बढ़ाना होगा तो आप इसी संशोधन का इस्तेमाल करोगे। 54वां संशोधन उसी में चेंजेस करोगे आप, यानी कि दूसरी अनुसूची के खंड डी में ही आप चेंज करोगे, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55वां संशोधन 1986 में करा गया ये भी। इसमें क्या बोला, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, यानी कि दो चीज़ें क्या आ गया है, देखो 53वां बनाया गया मिजोरम को राज्य, और 55वां में क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। क्यों बनाया गया, इससे पहले क्या था, ये सारे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना है पॉइंट्स, आपको लगा होगा तो पहले भी तो पढ़ चुके हैं इसके दोनों के बारे में। तो वही बात है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहले सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में बनाया गया इनको 53वां और 55वां संशोधन के आधार पर क्या बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले 56वां संशोधन ये बोलता है 1986 में किया गया, 1987 में किया गया। इसमें क्या करा गया, गोवा को एक राज्य की दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को आंध्र प्रदेश रहने दिया गया।
जैसे गोवा और केंद्र शासित दोनों का हमने हथियार था कि नहीं, और दोनों क्या था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, लेकिन गोवा अब क्या बन गया है, राज्य बन गया, केंद्र शासित प्रदेश ये नहीं रहा। दमन और दीव अभी भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश रहा है। तो यही बोला गया, गोवा को बना दिया हम लोग, अपना राज्य जोड़ लिए 56वां संशोधन 1987 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 57 यानी कि 67 नंबर का है, 57वां संशोधन यानी कि 67 यानी कि 67 नंबर। एक सेकेंड, 57वां 57 हो जाएगा, 57 यानी कि 57 हो जाएगा, 5 और 7 57। 57वां एक हुआ था 1987 में, ये भी किया गया है। तो याद रखना 56 और 57 साथ में याद रखना, 56, 57 और 58 तीनों को साथ में याद रखना, 56, 57 और 58, क्योंकि तीनों का डेट क्या सेम है, 1987 में किया गया। तो 56वां में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गोवा को बना दिया अपना राज्य। 57वां में क्या कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से संबंधित मेघालय, मिजोरम और नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के विधान सीटों की परिसीमा की शताब्दी के लिए अंत तक के लिए किया गया। मतलब जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं कहाँ कहाँ में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा सीटों के अंदर, उसको मतलब क्या गया, परिसीमन इस शताब्दी तक कर, मतलब कि बढ़ाया गया, जो भी है आरक्षण को बरकरार रखा गया, ये बोला गया, यानी कि आरक्षण दिया गया, ये मान सकते हो। यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के जैसे विधानसभा सीटों में क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। किस संशोधन में, 57वां संशोधन 1987। अब बढ़ते हैं 58वां यानी कि 58 नंबर का संशोधन है ये भी हुआ 1987 में ही हुआ है, 58 नंबर का है लेकिन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, यानी राष्ट्रपति के पास ये करना काम दिया है। अधिकृत मतलब क्या, मजबूर किया गया, अधिकृत मतलब इनको काम ही है ये कि संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट करे और उसको पूरे देश में फैलाए, हिंदी संस्करण का वो पालन करे या प्रकाशित करें, ये बोला गया। राष्ट्रपति को संविधान के प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, कब, तो 1987 में, हिंदी प्रकाशन संविधान का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 60वां संशोधन 60 नंबर का, 60 नंबर 60। ये क्या हुआ था, 1988 में किया गया था, याद रखना। 1988 में किया गया, इसमें क्या बोला गया, इसके अंदर व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। यानी जो व्यवसाय था पहले टैक्स लगता था व्यवसाय पे, अगर आप बिजनेस वगैरह करो तो उसमें टैक्स लगता था आपका 250 रुपये मात्र, लेकिन उसको बढ़ा कितना कर दिया, 2500 रुपया कर दिया गया, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। यानी कि हर एक व्यक्ति को हर एक वर्ष अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसको 2500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी जो कमा रहा है उसके आधार पर अलग टैक्स लगेगा। तो सिंपली याद रखना कि इसमें व्यावसायिक टैक्स के बारे में और बोले कहीं भी तो याद रखना 60वां संशोधन 1988 बोल देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये था 60वां का था 61वां यानी 61 नंबर का। 61वां संशोधन हुआ था 1989 में हुआ, 1 साल बाद हुआ था। इसमें क्या बोला गया, मतदान के लिए जो आयु सीमा थी 21 वर्ष से उसको घटा कर 18 वर्ष कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो आपकी उम्र सिवाय 21 से था उसको 18 कर दिया गया है वोटिंग देने का। तो वो था 61वां संशोधन 1989। 61वां यानी कि 61 नंबर संशोधन है 1989 इनको 79 में करा गया, 89 में क्या, 1989 का मतलब 89 के जस्ट एक कम, 1989 के 1989 में करा गया। इसमें क्या बोला गया, इस वर्ष नहीं, आप क्या है 18 वर्ष में आप वोट दे सकते हैं, ये बोला गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है आपका 65वां संशोधन 65 नंबर का संशोधन है। ये कब गया था, 1990 में किया गया था। 65वां डायरेक्ट याद रखना आपको, 1990 65 नंबर का संशोधन। अनुच्छेद नंबर 338 में क्या कर संशोधन करा गया और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन, सिंपल पूछेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कौन सा संशोधन, तो याद रखना 65वां संशोधन 1990 यानी कि 1990 में करा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 69वां संशोधन 69 नंबर का है, 69वां इसको बोलते हैं, 69वां संशोधन 69 नंबर 1991 में करा गया, जस्ट 1 साल बाद। ये क्या 65वां, ये है 69वां 69 नंबर का ये। इसमें क्या बोला, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपद के उपलब्ध कराया गया, यानी कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कुल मिलाकर ये बोला, पहले दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था, इसको राष्ट्रीय राजधानी बनाया, पहले राजधानी था, अब इसको क्या बना, राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। और इसके लिए भी क्या विशेष क्या करा गया, विधानसभा बनाया गया और साथ में मंत्रिपरिषद का उपलब्ध कराया गया। 2 चीज़ें करा गया, विधानसभा और मंत्रिपरिषद स्पेशल है दिल्ली के लिए। और ये क्या बना, राष्ट्रीय राजधानी बना 1951 में। किस संशोधन में, तो 69 नंबर संशोधन, इसको बोलते हैं क्या, 69वां संशोधन बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 17वां संशोधन, यानी 70 नंबर का संशोधन जो है ये हुआ था 1992 में, 1 साल बाद हुआ था, 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ है भाई, तो दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल किया। समझ, निर्वाचन मंडल मतलब जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं और राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट कर सकते हैं। सोच लो आप, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में शामिल करने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर सकते हैं, यानी किसको राष्ट्रपति बनाना है उसके लिए वोट कर सकता है। कौन कौन कर सकता है भाई, तो दिल्ली और पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है। कौन कौन है भाई, तो दिल्ली और पुडुचेरी को पावर दिया गया है
कि वो जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडली में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 71वां संशोधन। ये क्या किया था, 1992 में किया गया था, याद रखना, दोनों सेम ही डेट है। 17वां और 71वां दोनों सेम डेट है, तो दोनों के साथ में याद रखना। 71वां यानी कि 71 नंबर का संशोधन हुआ 1992 में, यानी कि 1992 में किया गया। क्या बोला गया, 8वीं अनुसूची में कोंकणी लैंग्वेज को जोड़ा गया, मणिपुरी और नेपाली, 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पूछा जा सकता है 3 लैंग्वेज मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 1992 71वां संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इससे पहले आपको बता चुके हैं सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया है। आपको बताना है कि सिंधी भाषा को किस संशोधन में हमने जोड़ा था। ठीक है, पहले पढ़ा चुके हैं, जिससे जस्ट पहले ही पढ़ा है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं 73वां संशोधन। 73वां जो हुआ था 92-93 के जस्ट बीच में हुआ है, मतलब लास्ट महीना था। तो 73वां संशोधन याद रखना है, ये हुआ था 1992-93 में हुआ है। इसमें क्या करेगा भाई, 73वां का था 73 नंबर का संशोधन। इसमें क्या करेगा, इसमें देखिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि एक्स्ट्रा अनुसूची जोड़ा गया। संविधान में क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। और ये भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद नंबर 243 का से लेकर 9 तक अनुच्छेद है। कुल मिलाकर 3 काम किया गया। पहला क्या बोला गया कि संविधान में 11वां अनुसूची जोड़ा गया, ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि जो 11वां अनुसूची उसमें क्या लिखा गया, तो पंचायती राज संबंधी प्रावधान को जिक्र करा गया उसके अंदर। ठीक है, सिंपल याद रखना, पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान है वो जोड़ा गया है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा याद रखना, भाग 9 जोड़ा गया है, ये भी याद रहेगा, भाग 9 ये जोड़ा गया। और अनुच्छेद नंबर 243 जोड़ा गया। सोच लो, अनुच्छेद 243 भाग 9, 11वां अनुसूची और पंचायती राज संबंध जो भी है संबंधी जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया है किस संशोधन में, तो 73वां यानी कि 73 नंबर का जो संशोधन हुआ था 1992 से 1993 में, 92 से लेकर 93 हुआ, उसमें जोड़ा गया। याद रहेगा, ये बार बार सबको आपको ऐड मतलब पढ़ के आपको याद करना। ठीक है, तब याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 74वां संशोधन। ये हुआ है 93-94 में, लगभग 93-94 में बीच में हुआ। इसमें क्या करेगा भाई, देखो ध्यान से, इसमें बोला गया कि 12वीं सूची को शामिल किया, पहले 11वीं सूची को 13वां संशोधन, और वही 14वां संशोधन में क्या करेगा, 74वां में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जिक्र किया गया नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधी जो प्रावधान दिया गया उसका जिक्र करा गया। उसके अंदर भाग 9 का जोड़ा गया। देखो इसी से रिलेटेड, इसके जस्ट बाद है तो 9 का, क्योंकि भाग 9 जोड़ा गया, 9 का इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 से लेकर अनुच्छेद 43 ज तक जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया। लेकिन दोनों में अनुच्छेद नंबर सेम ही रखना आपको, इसमें भी 243, इसमें भी 243। ठीक है, बस नंबर का फ़र्क होगा, ये होगा देखो क से लेकर न तक है, और ये लिखा हुआ है देखो क्या यज तक है, जो भी है। ठीक है, तो दोनों में याद रखना। 73वां जो है पंचायती राज के लिए है, पंचायत का जो काम करना है उसके लिए है, और 74वां जो है नगर के लिए, नगर पालिका के लिए है, नगर निगम और नगर परिषद के लिए है। ठीक है, और ये भाग 9 है तो ये भाग 9 का है, याद रहेगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना। नेक्स्ट वहाँ पढ़ना है 73वां संशोधन के बारे में, सॉरी 76वां के 76 नंबर 76वां 76 नंबर का संशोधन हुआ है 1994 में हुआ है। इसमें क्या करेगा देखना है, इसमें बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची में फिर से संशोधन किया गया, और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% जो है आरक्षण का उपलब्ध कराया गया, और 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। देखो ये सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने ऐसा करा है। पहला तो ये पॉइंट याद रखना है 76वां संशोधन उसमें क्या चेंजेस करा, तो पहला तो याद रखना है कि 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा चेंजेस करा है हमने, 9वीं अनुसूची में चेंज करा है। और तमिलनाडु सरकार ने क्या करा, जो पिछड़े वर्ग उनके लिए आरक्षण दिया नौकरी में, कितना, लगभग 69%, लगभग 70% उनके पास आरक्षण दिया गया। 69, सोच लो, जो पिछड़े वर्ग उनके लिए कितना 69% आरक्षण देने का प्रावधान किया, किसने करा है, तो तमिलनाडु सरकार ने करा है। काफ़ी ज़्यादा आरक्षण है कि नहीं, और इसको 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया, बस ये याद रखना है। 9वीं अनुसूची में परिवर्तन, तमिलनाडु राज्य के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण का प्रावधान। कौन सा संशोधन, तो 76वां संशोधन 1994 1994। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 78वां संशोधन, 78 नंबर का संशोधन है, 78वां मतलब 78 हो गया, 1995 में करा गया ये, जस्ट एक साल बाद। 9वीं अनुसूची में फिर से क्या करा गया, 27 भूमि सुधार विधियों को समिष्ट किया गया, और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों को कुल 284 हो गए। मतलब भूमि से रिलेटेड फिर से नए कानून को इसमें ऐड करा गया, 27 नए कानून को इसमें डाला गया। वही बड़ा कि 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया, और 9वीं अनुसूची में इसको ऐड कर दिया गया। सिंपल याद रखना है, भूमि से रिलेटेड जो भी वाद विवाद है उसको जोड़ा गया, किसमें, 9वीं अनुसूची में कितने थे, तो 27 भूमि नियम कानून थे। ठीक है, और कुल मिलाकर जो अधिनियम की संख्या है, अगर 9वीं अनुसूची को जाए कि अधिनियमों की संख्या क्या है, 9वीं अनुसूची के अंदर कानूनों की संख्या क्या है, अधिनियम मतलब वही मान लो कानून, नियम कानून जो भी है, तो अधिनियमों की संख्या पूछेगा तो याद रखना 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है।
कुल मिलाकर, और 27 जोड़ा गया था किसमें, 78वां संशोधन में जोड़ा गया था, 1995 में जोड़ा गया था। सिंपल बात, 78वां संशोधन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 79वां संशोधन, ये है 79 नंबर का किया गया, 79 नंबर में किया गया था, 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, देखो 25 जनवरी 2010 में क्या करा गया, इसमें बोला अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा दिया गया, मतलब आरक्षण को बढ़ाया गया है। और बोला राज्यों में प्रत्यक्ष केंद्रीय करों की प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। दो चीज़ें करा गया, पहला है कि जो आरक्षण दिया जा रहा था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, उसको बढ़ा के लिए क्या कर दिया गया, 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये करा गया कि राज्य जो है क्या कर रहा था, जो टैक्स वसूल रहा था केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% जो हिस्सा मिलेगा राज्यों को। जो सेंट्रल जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, माना कि सेंट्रल 100 रुपया ले रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है पूरे देश से, तो उसका जो है 29% हिस्सा जो है राज्यों में बांट देगा, मतलब 29 रुपया जो है वो सारे राज्यों में बांट देगा। तो यही बोला गया है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। ठीक है। तो 2 पॉइंट करा गया, जो आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2010 तक, और दूसरा करा जो टैक्स कलेक्ट करेगा केंद्र सरकार उसको क्या करेगा, अब राज्यों को देगा कितना परसेंट, 29% देगा। क्या संशोधन था 1999, 79 का नंबर का संशोधन था, यानी कि 69वां नंबर का, सॉरी 79वां नंबर का संशोधन था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं 82वां नंबर का संशोधन। 82वां में क्या करा गया, यानी कि 82 नंबर का संशोधन है, सन 2000 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, देखो राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षित रिक्तियों की भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्रदान को छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। ये बोल रहा है ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में राज्यों को क्या दिया गया, राज्यों को पावर दिया गया क्या करें, वो छूट दे। किसको छूट दे, तो जो लोअर कास्ट है यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए क्या सरकारी नौकरी में छूट की बात जो की गई है वो कहाँ किया गया, तो 82 तो सन 2000 में किया गया। यानी कि राज्य क्या करेगा, सरकारी नौकरी में क्या देगा, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाएगा, छूट देगा, न्यूनतम प्रदान में छूट प्रदान किया, जो अंक लाया जाएगा उसमें छूट दिया जा रहा है। वही बोल रहा है अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान की जाए। माना कि देखो जनरल बच्चा है उसको 70 नंबर लाना होता है, जो लोअर कास्ट है उसको एस स्टूडेंट को क्या 30% 30 या 40 नंबर भी लाता है उसको हो जाता है। यानी क्या हुआ, उसको क्या दिया गया, अंकों में छूट दिया गया, न्यूनतम प्राप्तांकों में क्या दिया, छूट दिया गया। तो किस संशोधन के तहत, तो 82वें संशोधन के तहत सन 2000 में किया गया था ये। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 83 नंबर का संशोधन। 83वां संशोधन किया सन 2000 में ही किया गया, दोनों ही साथ में पढ़ना, 82 और 83 दोनों साथ में। इसमें क्या करा गया, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश ने कोई भी अनुसूचित जाति को न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट में ऐसा किया गया। मतलब पंचायती राज संस्थाओं में क्या गया, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। पंचायती राज संस्था में समझ रहे हो, जो पंचायत का मुखिया है जो भी है, जो पंचायत से रिलेटेड जो भी सदस्य होंगे या जो पंचायती राज होंगे उसमें आरक्षण की बात नहीं की गई, मतलब अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं दिया गया। और सिर्फ एक ही राज्य में ऐसा हुआ। क्यों हुआ है भाई, क्योंकि वहाँ लोग की संख्या भी काफ़ी कम था। अरुणाचल प्रदेश का कोई भी अनुसूचित जाति ना होने के कारण यह छूट दी गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति था ही नहीं, इसी कारण क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में छूट दिया ही नहीं गया। तो यही बोला गया 73वां संशोधन में कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में भी कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। किसको दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। याद रखना ये पॉइंट। ये था आपका 83वां संशोधन, सन 2000 में किया गया था। एक पढ़ते हैं 84वां संशोधन, 84 नंबर का संशोधन है, कब किया गया, 2001 में किया गया। क्या किया गया भाई, देखना है इसमें, लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या का वर्ष 2026 तक कुल परिवर्तन नहीं किया। यही बोला था आपने कि 2026 तक अब लोकसभा और राज्यसभा के जो सीटें हैं, लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं सन 2026 तक। एक कहाँ बोला गया है, तो 84वां संशोधन सन 2001 में बोला गया। किस संशोधन में, 84वां संशोधन सन 2001। इसमें क्या बोला गया है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या में 2026 तक आप चेंज नहीं करते, 2026 के बाद ही आपको सीट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। नेक्स्ट पड़ता है 50वां संशोधन, 85 नंबर का संशोधन है, ये सन 2001 में किया गया। तो दोनों के साथ में याद रखना, 84 और 85 साथ में याद रखना है। 85 में क्या करा गया, 50 में ये बोला गया है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति शरणार्थियों के लिए पुनर्निर्धारित आरक्षण दिया। पदोन्नति, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। आपने जो 83 नंबर पढ़ा था उसमें क्या था कि जो अंक लाएगा उसमें छूट दिया गया लोअर कास्ट को। अब देखो जो 50वां है 85 नंबर है, उसमें क्या बोला गया है कि जो नौकरी होगा, मतलब जो नौकरी अगर कर रहा है तो जो अगर प्रमोशन करने की बात आएगी, प्रमोशन की बात हो रही है, पदोन्नति मतलब क्या होगा, प्रमोशन होगा, तो जो लोअर कास्ट के उनको पहले प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि वो कम अंक लाएंगे जो भी है, तो जो लोअर कास्ट के होंगे उनके पहले प्रमोशन होगा, जो हायर कास्ट होंगे उनका प्रमोशन बाद में होगा। ये बात बोला गया, प्रमोशन की बात बोला है, पदोन्नति की बात है तो उनको छूट दिया गया। अनुसूचित जनजाति को क्या करा गया, छूट दिया गया है पदोन्नति के लिए। और यहाँ जो है 82वां इसमें क्या करा गया, 83वां में करा गया, देखो क्या लिखा 82वां में, ये बोला गया, सॉरी 82वां था ये 82 नंबर, 82 में क्या बोला गया था कि अंक में छूट दिया गया।
ये नौकरी से पहले की बात है, ये नौकरी से बाद की बात है। तो देखना सन 2001 में क्या था, ये था आपका 50वां संशोधन। पदोन्नति में छूट यानी कि क्या बोलते हैं, प्रमोशन में छूट दिया गया है लोअर कास्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है 86वां संशोधन, सन 2002 में किया गया था, 86वां, 86 नंबर का है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधी प्रावधान किए गए और अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसके संविधान में जोड़ा भी गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और 51 का में संशोधन भी किए जाने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह है कि जो बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को, उनको क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। इसको बना दिया गया मूल अधिकार बना दिया, यानी कि मौलिक अधिकार बनाया गया है। कब बनाया गया, तो 86 में बना, 86 नंबर का जो संशोधन हुआ था, यानी कि सन 2002 में संशोधन था, उस समय इसको जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया है, ये अनुच्छेद 21 का, ठीक है, याद रखना। और इससे रिलेटेड जो है अनुच्छेद 45 और 51 का में थोड़ा सा चेंजेस भी करा गया है। तो 2 पॉइंट याद रखना, पहला तो कि निःशुल्क शिक्षा मुफ्त किसके लिए, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तीसरा पॉइंट ये रखना किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो किसका अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया है। चौथा पॉइंट ये रखना कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में भी थोड़ा सा चेंजेस करा गया, क्योंकि ये बच्चे की शिक्षा से रिलेटेड ही है। तो याद रखना किस संशोधन में, तो 86 नंबर संशोधन सन 2002 में किया गया। आपसे पूछा जाता है निःशुल्क शिक्षा की जो बात की गई है किन संशोधन में ऐड करा गया, तो 86 नंबर का संशोधन सन 2002 में करा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 87वां संशोधन, यानी कि 86 नंबर का संशोधन है, सॉरी 87 नंबर का, 87वां 87 नंबर का संशोधन क्या है, तो यह है सन 2003 में करा गया, जस्ट 1 साल बाद। इसमें बड़ा परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर 1951 की जनगणना के आधार पर के स्थान पर 2001 कर दिया गया। जो परिसीमन है, यानी कि जो नए नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, पहले क्या था 1951 की जनसंख्या के आधार पर हो रहा था, लेकिन अब जो होगा वो होगा सन 2001 की जनगणना के आधार पर सारी चीज़ें होंगी। तो वही बोला परिसीमन में जनसंख्या के आधार जो है 1951 को हटा दिया गया और 2001 की जनगणना को एडअप करा गया, यानी कि 2001 में जो भी जनगणना उसके आधार पर जो भी नए कानून जो भी बनाए जाएंगे वो सन 2001 के आधार पर ही बनाया गया। ये कहाँ बोला गया, तो इस 87वें संशोधन में बोला गया, सन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 88वां, 88 नंबर का संशोधन है ये भी किया गया 2003 में ही किया गया। तो याद रखना 87वां, 88वां और 89वां, साथ में 90वां और साथ में 91वां। देखो 91वां, 92वां, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। देखो सोच लो 2003 में लगभग 4 या 5 संशोधन हुआ है। देखो 87वां भी 2003 में हुआ है, 88वां भी हुआ है, 89वां भी हुआ है, 90वां भी हुआ है, 91वां भी हुआ। ये सारे हुआ है 2003 में, तो सारों को एक साथ याद रखना, ठीक है। तो 88वां में क्या पढ़ रहे थे, देखो अब 88वां पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान किया, यानी कि जो पहले सेवा पर कर नहीं लगता, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो किसी को या जो भी सेवा दे रहे हो आप, जैसे बार्बर हो गया, जो भी है सेवा का जो क्षेत्र है, जो 3rd नंबर जिस तरह तो सेवा पर पहले टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब सेवा पर भी क्या लगा, आपको टैक्स लगेगा। वही 88वां संशोधन क्या करा, सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। पूछा जा सकता है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान कब किया गया, तो 88वां संशोधन सन 2003 में करा गया। याद रहेगा, सेवाओं पर कर, सेवाओं पर टैक्स, सर्विस पे टैक्स, सर्विस टैक्स बोलो सिंपल से बोल, तो सर्विस टैक्स सन 2003, 88वां संशोधन 88 नंबर का। नेक्स्ट बोलते हैं 89 नंबर संशोधन, ये भी हुआ 2003 में हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया, यानी कि जो लोअर कास्ट है या अनुसूचित जाति है उनके लिए क्या करा गया, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करा गया, पृथक राष्ट्रीय आयोग, उनके लिए स्पेशल एक राष्ट्रीय आयोग है जो कि उन लोगों को बढ़ाने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया। तो ये बोल रहा है अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया, सन 2003 में करा गया। 89वां संशोधन 89 नंबर का संशोधन था, सन 2003 में करा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 90वां संशोधन, यानी कि 90 नंबर का है ये भी 2003 में ही किया गया है। इसमें क्या बोला गया, असम विधान सभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड, टोरिडोलैंड, कौशिक क्षेत्र और गैर जनजाति लोगों को अधिकारों को सुरक्षा दिया गया, यानी कि ये जनजाति है वहाँ का, बोडोलैंड वहाँ का जनजाति है। कहाँ का जनजाति है, तो ये बना असम का ही, असम का जनजाति, जैसे कि बोडोलैंड हो गया, टोरिटोरियल हो गया, कौंसिल क्षेत्र हो गया और गैर जनजाति क्षेत्र, जो ये सारे लोगों के लिए क्या करा गया है, मतलब क्या दिया गया, आरक्षण की सुविधा दी गई है। कहाँ, तो असम के विधानसभा में दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये 90वां संशोधन सन 2003 में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पढ़ते 91वें नंबर का संशोधन है, ये भी 2003 में किया गया है, 91 नंबर का। इसमें क्या बोला गया, दल बदल व्यवस्था में संशोधन करा गया। क्या करा गया भाई, इसमें बोला गया कि केवल संपूर्ण दल में विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की संख्या का 15% होगा। यहाँ सदन की संख्या 40 है, यहाँ अधिकतम 12 होगी, ठीक। एक सेकंड, दल व्यवस्था में संशोधन करा गया, केवल संपूर्ण दल में विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के सदन की संख्या का 15% होगा। देखो अगर कोई पार्टी अगर दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो मात्र 15% लोग ही जा सकते हैं, ये बोला गया। ऐसा नहीं कि सारा का पार्टी उठ के दूसरे पार्टी में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लोकसभा विधानसभा के सदस्य की संख्या क्या है का 15% ही होगा, माना कि हाँ ये बोला गया। अगर दल बदल चलना चाहते हैं तो लोकसभा में जितनी भी संख्या होगी लोगों का, ठीक है,
उसका 15% लोग ही हैं जो क्या दल बदल कर सकते हैं, ये बात बोला गया। अगर इसे भी एक्स्ट्रा पढ़ना, सिंपल इसमें याद रखना दल बदल में क्या करा, संशोधन करा गया, सिंपल, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको याद रखना सिंपल कि दल बदल व्यवस्था में संशोधन करा गया, 51वां संशोधन, यही पूछा सकता है, दल बदल में संशोधन कब किया गया, तो 51वां संशोधन सन 2003 में करा गया। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 52वां संशोधन, 92 नंबर का संशोधन है ये भी 2003 में ही किया गया। 52वां संशोधन 92 सन 2003 में ये भी किया गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें 8वीं सूची में क्या करा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया। देखो लैंग्वेज को जब भी जोड़ने की बात है, वो 3-4 संशोधन है जो कि लैंग्वेज को जोड़ने की बात की गई, सबको एक साथ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ 8वीं सूची में कौन लैंग्वेज जोड़ा गया, बोडो जोड़ा गया, डोगरी लैंग्वेज जोड़ा गया, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। मैथिली कहाँ है, बिहार का, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज क्या करा गया, जोड़ा गया। किस संशोधन, तो 52वां संशोधन, 92वां संशोधन, 92 नंबर संशोधन बाद सन 2003 उसमें जोड़ा गया। 4 लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।